कारगिल युद्ध पाकिस्तान द्वारा किए गए सबसे बड़े विश्वासघातों में से एक था। भारत ने यह युद्ध जुलाई 1999 के अंत तक जीत लिया, लेकिन कुछ कहानियां अभी भी अनकही हैं। एक कहानी जो आपने पहले नहीं सुनी होगी। कारगिल की लड़ाई आज से 25 साल पहले कारगिल, लेह, लद्दाख, द्रास की दुर्गम पहाड़ियों में लड़ी गई थी और ये इंडिया की वन ऑफ द टफेस्ट बैटल थी। लेकिन ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें दुश्मन ने धोखे से सारी पहाड़ियों पे कब्जा कर लिया था और वो हमसे लगभग 100 गुना ज्यादा ताकतवर बन गया था। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूं अपनी इस जर्नी पे, इस यात्रा पे। तो बात है ये फरवरी 1999 की। मैं इंडियन आर्मी में कमीशन होके मैं कैप्टन था और फिरोजपुर में मेरी पोस्टिंग थी, जो पंजाब का एक जिला है। मेरी मैरिज हुई और हम फिरोजपुर में आए एक सपना लेके, एक घर बसाने का सपना लेके। और हम लोग अपनी अनपैकिंग कर ही रहे थे। हम लोग अपनी घर में सही से शिफ्ट भी नहीं हो पाए थे, अपना सामान खरीद ही रहे थे। तब अचानक मेरी सडन पोस्टिंग आ गई, जिसको एसओएस पोस्टिंग बोलते हैं। एसओएस का मतलब समथिंग इज वेरी वेरी अर्जेंट। तो उस समय किसी को कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है। जब हम लोग कारगिल के रीजन में पहुंचे, कारगिल की पहाड़ियों पे पहुंचे और हमारी यूनिट चल रही थी, मैं अपनी यूनिट को लीड कर रहा था और मेरी जीप सबसे आगे चल रही थी। हम कारगिल में NH1 से होते हुए जब पहुंचे और मेरे साथ जो वहां पे पुराने लोग थे, मैं उनसे पूछ रहा था कि कहाँ है, मतलब दुश्मन जिसको भी हम सोच रहे थे कि जो लोग भी बैठे वो कितनी दूर है, मुजाहिदीन है या दुश्मन है। और जब मैं उससे बात ही कर रहा था, जस्ट मेरी जीप से 5 मीटर दूर एक गोला आके गिरा और उसने मुझे बताया कि साहब आप लोग तुरंत एक आड़ लेके लेट जाइए क्योंकि दुश्मन सामने बैठा है। एंड तब हमने रियलाइज किया कि जो NH1 था उसके बिल्कुल सामने उससे जो लगी हुई पहाड़ी थी वो टोलोलिंग की पहाड़ी थी और दुश्मन उस पहाड़ी के ऊपर बैठा था। वो हमारी एक एक हरकत देख सकता था और जब चाहे वो हम पे फायर कर सकता था। तो हमें इसी पहाड़ी को, टोलोलिंग को जीतने का पहला टास्क मिला, जो कि पूरी लड़ाई में सबसे इंपॉर्टेंट पीक थी और इसको कारगिल का टर्निंग पॉइंट कहा जाता है क्योंकि दुश्मन को विश्वास था कि हम उसे इस पहाड़ी पे नहीं हरा सकते। इनफैक्ट हमें कई कई दिन फूड नहीं मिलता था क्योंकि सारा फूड, सारी सप्लाई उसी NH1 से आ रही थी, जिसपे दुश्मन लगातार गोलाबारी कर रहा था। तो अगर 2 दिन में भी एक बार आपको खाना मिल जाए तो खुशकिस्मत मांगते थे हम अपने आप को। जो वहां अम्यूनिशन पहुंचाना था उसके लिए नॉर्मल कम से कम 5 से 6 दिन लगने वाले थे, बट हमें जो हमारा अटैक का बिल्कुल दिन फिक्स था कि 12 जून को अटैक जाएगा और हमारे पास केवल 2-3 दिन बचे थे। उन पहाड़ों पे अम्यूनिशन चलाने का मतलब है कि अपने कंधों के ऊपर 50 से 60 किलो लाद के उन पहाड़ों पे चढ़ना जहां पे दुश्मन आपको देख रहा है और लगातार गोली चला रहा है। और इसलिए सारा अम्यूनिशन जो ऊपर जाता था वो रात के समय ही जाता था, दिन में तो कुछ करने का मतलब ही नहीं था। लेकिन कंडीशन ऐसी थी कि किसी को लग रहा था कि शायद ये अम्यूनिशन 12 जून तक नहीं पहुंच पाएगा और अम्यूनिशन का वहां पहुंचना मिशन की सफलता का एक बहुत बड़ा फैक्टर था। तो सब लोग थोड़े से उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन से कैसे डील करें। तो एक टू राजपूताना राइफल में एक कारपेंटर होता था, उधम सिंह, जो काफी ओल्ड था और जस्ट पेंशन जाने वाला था। और तो और उसको आंखों से भी सही से नहीं दिखता था, उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम थी और उसको डे टाइम में फिर भी थोड़ा बहुत वो देख सकता था, बट नाइट टाइम में ही वो टोटली नाइट ब्लाइंड। तो जब सबकी ड्यूटी लग रही थी तो ऑब्वियसली वो पेंशन भी जा रहा है, बूढ़ा भी है, प्लस वो एक प्रॉपर सैनिक नहीं, वो एक कारपेंटर है जो यूनिट के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो सीनियर जेसीओ था उसने उसको बोला, उधम सिंह तुम आराम करो, पेंशन जाओ और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर लाइफ, जो भी उसको बोला जाता है। लेकिन उधम सिंह ने बोला, साहब मैं पेंशन नहीं जाऊंगा, अभी मैं यूनिट छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो उससे पूछा गया, उधम सिंह आप यूनिट छोड़ के नहीं जाओगे, आपको पेंशन में जाना है और वैसे भी अभी आप यहां कुछ नहीं कर सकते। उधम सिंह ने बोला, साहब मैंने इस देश के लिए, इस तिरंगे के लिए एक शपथ खाई है। आज जब मेरी यूनिट, मेरी रेजिमेंट इस डिफिकल्ट कंडीशन में है, मैं इसको छोड़ के नहीं जा सकता, जो कुछ भी होगा मैं करूंगा। तो क्योंकि इतने ज्यादा हड़कंप बचा हुआ था तो सीनियर जोशियों ने उससे बोला, उधम सिंह तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम
आपकी एज भी हो गई है और ये सारा मिशन रात में होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप जाओ। लेकिन उधम सिंह हिलने को तैयार नहीं था। सीनियर जेसीओ ने थोड़ा सा उसे झिझकते हुए बोला, उधम सिंह मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, तुम मुझे बताओ तुम क्या कर सकते हो। और पूरी यूनिट के सामने उधम सिंह 5 मिनट चुपचाप बैठा रहा और फिर आया, साहब मैं अंधा हूं तो क्या हुआ, साहब मेरी उम्र हो गई है तो क्या हुआ, मैं फिर भी देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखता हूं। रात में जब ये अम्नीशन चढ़ेगा, मैं भी अपने कंधों पे वो अम्नीशन का बॉक्स ला दूंगा 40 से 45 किलो। दिखाई नहीं देता तो क्या हुआ, मैं अपने सामने वाले सैनिक का, जो उसका रेन कोट होता है जिसे कोट पर का बोलते हैं, उसका एक छोर पकड़ के मैं इस दुर्गम पहाड़ियों पे चढ़ूंगा और मैं अम्नीशन ऊपर पहुंचाऊंगा। क्योंकि जब मेरे बाकी साथी ऊपर चढ़ रहे होंगे तो उनकी सपोर्ट के लिए अम्नीशन कम नहीं पड़ना चाहिए। और उधम सिंह ने जो ये बोला, उसने इतना उत्साह भर दिया सब में कि उधम सिंह जो कि देख नहीं सकता, हर चीज उसके अगेंस्ट है, फिर भी वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था आगे बढ़ने का, और इसने लोगों में उत्साह किया और हमने पूरी शाम पूरी रात लड़ाई होती रही, धीरे धीरे हम लड़ते रहे। मेजर विवेक गुप्ता लीड कर रहे थे चार्ली कंपनी को, और जब वो बहुत पास थे तब उनके गोली लगी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी गोलियां चलाना, दुश्मन के ऊपर अटैक करना बंद नहीं किया। वो वीरगति को प्राप्त हुए, बट फाइनली टू राजपुताना राइफल ने टोलोलिंग के ऊपर तिरंगा फहरा दिया। और ये एक बहुत बड़ी जीत थी पूरी कारगिल की लड़ाई में, जिसको कि एक टर्निंग पॉइंट कहा जाता है पूरे कारगिल की लड़ाई का। बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ आर्मी है जो नैतिकता और वैल्यू सिस्टम की मिसाल कायम करती हैं, जैसे इंडियन आर्मी। लेकिन कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं जो किसी भी हद तक गिर सकते हैं और किसी भी हरकत पे उतर सकते हैं, क्योंकि युद्ध का नियम होता है कि जब सामने वाला सैनिक ने वीरगति को प्राप्त करी है तो आप उसको उतना ही सम्मान दीजिए जो आप अपने सैनिकों को देते हैं, क्योंकि वो अपने देश के लिए लड़ रहा है, आप अपने देश के लिए लड़ रहे हो, आपकी उससे कोई जाति दुश्मनी नहीं है। अगर उसको वीरगति को प्राप्त हुआ है तो उसने एक बड़ा काम किया है। लेकिन दुश्मन को पता था हम आएंगे तो हम अपने सैनिकों की बॉडी उठाएंगे, और उन्होंने अनैतिकता की एक मिसाल कायम करते हुए उन्होंने उन बॉडीज के अंदर लैंड माइन्स और बॉडी के साथ अटैच कर दी। तो जब मैंने बोला अपने जवानों की उठा के ले जाओ, और जैसे ही मैं सामने बैठा था 15 मीटर दूर पे, जैसे ही वो उठाने लगे एक धमाका हुआ और मैं सामने देखता हूं एक पैर हवा में उड़ता हुआ जा रहा है। मुझे वो मंजर भूला नहीं जाता। एक सिपाही का पैर उस माइन की वजह से पूरा हवा में उड़ता हुआ गया और वो बुरी तरह से घायल होकर चिल्ला रहा है, क्योंकि एनिमी ने बॉडी में एक मृदा में जो वीरगति को प्राप्त कर चुका है सैनिक, उसकी बॉडी में माइन अटैच कर रखी थी। तो हम एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे थे जो किसी भी हद तक जा सकता है। उसने सौरभ कालिया को जो पकड़ लिया था, आप सबको पता है उन्होंने क्या व्यवहार किया था। सिगरेटों से उनके पूरी बॉडी को गिराया गया था, उनके जिंदा रहते हुए अंग काट लिए गए थे, कि आंखें फोड़ दी गई थी। तो दुश्मन अपनी नीचता में कहीं भी जा सकता है, बट कुछ भी हो हमने विजय तो हासिल करनी थी। हमने उस बॉडी को करा, इस जवान को भी तुरंत जो भी हमारे पास फर्स्ट एड थी इमीडिएटली उसको किया गया। बट जब तक खाना नहीं आ रहा था, हमें अपने जवानों को कुछ खाना पानी प्रोवाइड करना था, क्योंकि हर किसी की शक्ति क्षीण हो रही थी, सब घायल थे, 2 दिन से लगातार बिना खाए पिए लड़ रहे थे और चांसेस थे कि एनिमी काउंटर अटैक भी कर सकता है। तो हमने सोचा कि एनिमी यहां 3 महीने से बैठा है तो जरूर उसने अपना किचन तो एस्टेब्लिश किया हो। तो हमने चारों तरफ देखा, लेकिन आसपास पहाड़ियों पे हमें कुछ नहीं दिखा। उसके बाद जिस तरफ से हम आए थे उसके दूसरी तरफ घाटी थी और उसके बाद दूसरी पहाड़ी थी जिसपे अभी भी पाकिस्तानी बैठे हुए थे। उन 2 पहाड़ियों के बीच में, जिसमें अब एक तरफ हमारा कब्जा हो गया है और दूसरी तरफ एनिमी बैठा है और वहां से हम पे गोलियां चला रहा है, उन दोनों के बीच में घाटी पे एक हमें झोपड़ी जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दिया और हमें अपनी सिखलाई से समझ में आ गया कि यह जगह किचन बनाने के लिए सबसे उचित है, क्योंकि यहां पे इंडिया का फायर कभी नहीं पहुंचेगा। वो एक पहाड़ियों की ओट में थी। तो हमने कहा कि भाई हम दुश्मन की गोली खा के मर सकते हैं बट भूख से नहीं मरेंगे।
कुछ भी हो जाए, लड़के मरेंगे। और हालत ऐसी थी कि इस समय खाना पानी बहुत जरूरी था। तो हमने निश्चय किया कि हम उस जगह जाएंगे, नीचे उस स्ट्रक्चर को कोशिश करेंगे, शायद कुछ खाने को मिले। हमें पता था दुश्मन ऊपर बैठा है, बट हमें उम्मीद थी कि भारत माता हमारे साथ है और देखा जाएगा जो भी होगा। हमने अपने पीछे, मैंने खाली बैग लागे, मेरे साथ एक और अफसर भी था, दोनों ने हमने खाली पीछे बैग करे कि अगर कुछ मिलेगा तो ऊपर अपने जवानों के लिए लेके आएंगे। और तेजी से हमने नीचे दौड़ना शुरू कर दिया। और जब हम उस स्ट्रक्चर जो छोटा सा बना हुआ था बंकर्स की तरह, जो पत्थरों से बनाया गया था, जब हम अंदर पहुंचे तो शायद वो दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना हमारे सामने था, जिसमें पाकिस्तान की बिरयानी बनी रखी थी, तैयार थी, जिसमें की खुशबू आ रही थी, खीर थी, हलवा था, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स थे। और एनिमी ने पूरी तैयारी कर रखी थी, क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि जिस स्ट्रॉन्ग कंडीशन में वो है, वो हमारा अटैक विफल कर देंगे पहले की तरह, और उसके बाद वो पार्टी करेंगे। लेकिन शायद उस खाने पे लिखा था बहादुर भारतीय सैनिकों का नाम, और हमने उस खाने को पीछे पैक किया। हमने डिसाइड किया पहला निवाला तो हम अपने जवानों के साथ ही लेंगे, बिना उनके कुछ नहीं खाएंगे, क्योंकि शायद उन्हें उसकी जरूरत हमसे ज्यादा है। लेकिन अब दूसरी कंडीशन ये थी, अब एनिमी हमें देख रहा था और उसे ये पता था कि दो लोग इस स्ट्रक्चर के अंदर हैं, इस बंकर के अंदर हैं, और वो अपना निशाना लगाए बैठा था कि जैसे ही मिले वो हमें मार दे। हमें आइडिया था, हम बहुत सारे स्मोक बम लेके आए थे अपने साथ, और हमने चारों तरफ स्मोक बम डालते हुए पूरी अपनी ताकत जो थी अपहिल दौड़ लगानी शुरू करी। शायद 2 दिन से लगातार लड़ रहे थे, कुछ खाया पिया नहीं था, लेकिन ये मेंटल स्ट्रेंथ थी, देश के लिए और अपने उन जवानों के लिए कुछ करने का जोश था कि हमने वो दूरी तय करी। और दुश्मन ने बहुत गोलियां चलाई, लेकिन एक तो बहुत धुआं फैला था, इसलिए वो क्लियर एम नहीं ले सकते थे। तो लकीली हमें कोई गोली नहीं लगी। तो ऊपर आके हमने सबको डिस्ट्रीब्यूट किया और हमने उस पाकिस्तान खाने के साथ अपनी जीत का जश्न मनाया। और उसके बाद जो टारगेट था 0.514 जी के लिए, उसके लिए एक नई यूनिट बुलाई गई थी। तब मेरी मुलाकात हुई कैप्टन विक्रम बत्रा से। हम पहली बार मिले युद्ध क्षेत्र में, और अगले 2-3 दिन हम वहीं पे रहे, क्योंकि अगले अटैक जो 0.5140 था उसकी तैयारी करनी थी। और क्योंकि हम जीत के आए थे तो हम उनको सारा स्थिति की जानकारी दे रहे थे, दुश्मन की, कैसे दुश्मन लड़ाई करता है, किस तरीके से उनकी टैक्टिक्स हैं। तो वो 2-3 दिन हमने पूरा एक दूसरे के साथ गुजारे। और जब आप विषम परिस्थितियों में एक दूसरे के साथ टाइम निकालते हो, परिस्थितियों का सामना मिलके करते हो, तो आपके अंदर एक बॉन्ड डेवलप हो जाता है। एंड आई थिंक शायद इतने कम समय में ही हमारा इतना स्ट्रांग बॉन्ड डेवलप हो गया कि ही वॉज लाइक, मुझे लगता है जैसे मेरे छोटे भाई थे। और बहुत जोशीले और दिलेर थे कैप्टन विक्रम। और वो जब हमारी उनसे बात हो रही थी, हम मतलब बहुत, क्योंकि हमें उस जगह 2 दिन रहना पड़ा था, तो मैं अपने बारे में बता रहा था कि मेरी अभी नई नई शादी हुई है, मेरी वाइफ देहरादून में है, और हम इस युद्ध को जीतने के बाद अपने परिवारजनों से डेफिनेटली मिलेंगे। सो ही वॉज ऑल्सो सेइंग विक्रम कि मैं भी लड़ाई जीतने के बाद हम एक तो जश्न मनाएंगे, और उसका भी शादी करने का प्लान था। इनफैक्ट मैंने विक्रम को प्रॉमिस किया था कि जब वो शादी करेगा, उस साल के एंड में उसका प्लान था, तो मैं जरूर कहीं भी इंडिया में पोस्टेड होऊंगा, मैं उसकी शादी में आऊंगा और हम साथ साथ डांस करेंगे। लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। और मैं विक्रम को, क्योंकि वो बहुत जोशीला था, मैंने उसको कई बार बताया भी कि विक्रम, तुम्हें जोश के साथ होश भी रखना है, क्योंकि दुश्मन बहुत साजिश रचने में माहिर है और धोखे से बाहर करने में बहुत ही अपना एक्टिव है। विक्रम मुझसे कहता है, सर अभी तो पाकिस्तान के अम्नीशन डिपो में वो गोली ही नहीं बनी जिसपे मेरा नाम लिखा हो, जिसपे कैप्टन विक्रम का नाम लिखा हो। क्योंकि मैं उसको बता रहा था कि एनिमी क्या करता है, जब आप सीधा अटैक कर रहे हैं, वो अपने स्नाइपर्स को साइड में भेज देगा, और क्योंकि आपको लगेगा दुश्मन सामने है, आप साइड की तरफ से थोड़े लापरवाह हो जाते हो, और वो जान के ऑफिसर को ट्राई करते हैं पिकअप करने का, जिससे लीडर को मार सके और पूरे अटैक को विफल कर सके। तो मैंने उसको बोला था वो सावधान रहना, बट विक्रम बहुत जोश टाइप था। एंड फाइनली 0.5140 पे उसने जीत हासिल की।
और जब हम सब नीचे भी आए थे तो उसने वो डायलॉग बोला था, ये दिल मांगे मोर, जो पूरे देश में बहुत फेमस हुआ था। खैर, उस अटैक के बाद 10 दिन का रेस्ट पीरियड था और हमें उसके बाद एक बहुत डिफिकल्ट एक दूसरा अटैक मिला। और वो अटैक इसलिए भी बहुत डिफिकल्ट था कि दुश्मन हमें क्लियरली देख सकता था और जिस जगह से हमें अटैक शुरू करना था जो हमारा फर्म बेस था, लेकिन दुश्मन को हमारे फर्म बेस का पता चल गया, दिख गया, और अटैक शुरू होने से पहले उसने इतनी भीषण बमबारी करी। उसने आर्टिलरी के एयर बर्स्ट का यूज किया, जो एक तरीका होता है दुश्मन पे वार करने का, जिसमें आर्टिलरी का गोला आपसे 50 मीटर ऊपर फटता है और उसमें से हजारों जैसे स्प्लिंटर्स निकलते हैं जो गोलियों की तरह टुकड़े होते हैं लोहे के, और वो आपकी बॉडी को अगर टच हो जाए तो पूरा चीर सकते हो। गोलियों से ज्यादा खतरनाक होते हैं, साइज में भी बड़े होते हैं, और क्योंकि वो ऊपर से आ रहे हैं तो अगर आप एक चट्टान के साइड भी खड़े हैं तो आपका प्रोटेक्शन नहीं है। तो हमारे कई जवान अटैक शुरू होने से पहले ही घायल हो गए और दुश्मन को लगा कि शायद भारतीय सेना भी अटैक नहीं करेगी, लेकिन शायद उसने भारतीय सेना की सही वीरता और जोश को सही नहीं आंका था। हमने फिर भी डिसाइड किया कि हम ये अटैक करेंगे और उसी कंडीशन में अपने साथियों को हॉस्पिटल पहुंचा के, कुछ लोगों को छोड़ के, हम बाकी लोगों ने उस अटैक को शुरू किया। हम जब एनिमी के काफी पास पहुंच गए थे, अचानक एनिमी का एक आर्टिलरी का गोला हमारी तरफ आ रहा था, और जब एनिमी का गोला आता है, आवाज पहुंचती है, तो सबसे पहले होता है कि आप जमीन पे लेट के अपने आप को बचाने की कोशिश करें। तो मेरे साथ जो चल रहा था उसको सिर, मुझे मतलब उसको नीचे धकेलते हुए कि कहीं उसको ना लगे, मैंने उसको धकेला, लेकिन उस समय तक वो गोला फटा और एक स्प्लिंटर के कई टुकड़े मेरे हाथ में से जब तक निकल गए थे। पैर में भी मेरे काफी चोट लगी और उस समय तो इतनी ठंड थी कि मुझे इमिडिएटली पता भी नहीं चला कि क्या हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने हाथ टच किया मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा राइट हैंड का एक पूरा पार्ट ही वहां से गायब है और खून पानी की तरह बह रहा है। एहसास तब हुआ जब वो खून मेरी बाहों से होता हुआ कोहनी तक पहुंचा, मेरी जो यूनिफॉर्म थी जो हम पहने थे उसके अंदर। लेकिन उस स्थिति में भी जब मृत्यु आपके सामने खड़ी है, अधिकतर ऑफिसर्स और जवानों की मौत बहुत ज्यादा ब्लड के बहने से हुई, क्योंकि आप पहाड़ियों पे लड़ रहे हो और आपको कोई मेडिकल फैसिलिटीज दूर दूर तक, कितने किलोमीटर तक अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैं उस समय रुक नहीं सकता था, क्योंकि अगर उस समय जो मैं आर्टिलरी का फायर दुश्मन के ऊपर हम लोग कंट्रोल कर रहे थे, अगर वो रुक जाता तो दुश्मन फिर मेरे इन्फेंट्री के जवान जो ऊपर चढ़ रहे थे उनके ऊपर फायरिंग कर सकता था। मेरे साथ जो मेरा बडी होता है, हम दो दो के ग्रुप में चलते हैं, उसने मुझे बोला कि साहब आप आगे नहीं बढ़ पाओगे और अगर आपने कोशिश करी तो शायद आप अपनी जान गंवा बैठोगे इतने ब्लड की वजह से, तो आपको अभी वापस जाना पड़ेगा, शायद शायद आप बच जाओ। बट मैंने उसको बोला, इस समय मेरी मृत्यु से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा ये जो लक्ष्य है, जिसके लिए हमारे कितने ही साथियों ने ऑलरेडी कुर्बानी दे दी है, वो इस स्टेज में आके नहीं रुकना चाहिए। और मैंने एक फील्ड ड्रेसिंग अपने हाथ में बांध के अपना हाथ सिर के ऊपर बांधा और उस कंडीशन में भी आगे बढ़ना जारी रखा और आर्टिलरी का फायर डायरेक्ट एनिमी के ऊपर करता रहा, जो मैसिव फायर था, जिससे एनिमी अपने बंकरों में घुस के बैठने को विवश हो रखा था। लेकिन कुछ दूरी चढ़ा हूंगा, क्योंकि इतना ज्यादा ब्लड बह चुका था कि मैं मूर्छित हो गया। कुछ टाइम बाद जब मुझे होश आया, तब तक हम विजय प्राप्त कर चुके थे, लेकिन एक संघर्ष और बाकी था, क्योंकि जो मेरा बेस था जहां पे मुझे मेडिकल फैसिलिटीज मिल सकी थी, वो अभी भी 5 घंटे, 4-5 घंटे उस जगह से दूर था। और मैं कैसे, उस हालत में तो एक कदम रखना पॉसिबल नहीं था, कैसे पहुंचूंगा, कोई आपको उठा नहीं सकता। और मैंने मना किया कि मैं एक जवान के अलावा अपने साथ किसी को वापस लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि एनिमी काउंटर अटैक कर सकता है। मैंने अपने बडी को बोला, हम ये दूरी तय करेंगे, शायद मैं दोबारा बेहोश हो जाऊं, तुम्हें मुझे बर्फ डालना है, पानी डालना है, कुछ भी करना है, मुझे होश में लाना है और मैं अगला कदम लूंगा। मैंने अपने हाथ को सिर के ऊपर बांधा, एक वही तरीका था ब्लड को लॉस को मिनिमाइज करने का। कितनी जगह मेरे खून बह रहा था, मेरी शक्ति पूरी क्षीण हो चुकी थी, शारीरिक शक्ति, बट मेंटल शक्ति अभी भी स्ट्रांग थी और मुझे जीना था।
अपने देश के लिए, क्योंकि मैं अगले दिन, अगली बार दुश्मन को फिर बताना चाहता था कि आप कभी भारत की तरफ ऐसी हिम्मत मत करना, ये गलती दोबारा नहीं करना। तो मुझे अपने देश के लिए मरना नहीं था, मुझे जीना था देश के लिए। और वो मेरी जिंदगी की सबसे लंबी वॉक थी। शायद मैं एक कदम लिया और फिर मेरी आंखें बंद होने लगी। कुछ ही कदम लेने के बाद मैं फिर कितनी बार फ्लैट गिरा। मेरे पूरे चेहरे पे कट्स के निशान थे, छाती, सीना, सब कुछ बुरी तरीके से जख्मी हो चुका था गिरने की वजह से, गोलों की वजह से। बट हर बार मेरे साथी ने मेरे बर्फ रगड़ी, मुझे होश में लाया और मैंने अपना अगला कदम लिया। और शायद मैं इसे एक चमत्कार मानता हूं। वो मेरे लिए एक तरह से दूसरा जन्म है, क्योंकि जो हालत थी उसमें जिंदा बचने का कोई चांस नहीं था। शायद ये हजारों करोड़ लोगों, जो पूरे 100 करोड़ इंडियंस का एक आशीर्वाद था, भारत माता की शक्ति थी और एक मेंटल स्ट्रेंथ थी कि आई विल नॉट गिव अप। मैं कभी दूंगा नहीं, मैं अपना काम करता रहूंगा, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। हर कदम लिया और 5 घंटे बाद मैं किसी तरह से उस बेस पे पहुंचा जहां पे मुझे डॉक्टर वासु अवेलेबल थे मेरे आरएमओ। और शायद जैसे ही उन्हें देखते ही मेरी सारी शक्तियों ने, जो कहां से मुझे प्रेरित कर रही थी और चला रही थी, उन्होंने जवाब दे दिया और मैं मूर्छित हो गया। उसके 3 दिन बाद, मेरी 2 दिन बाद आंख खुली श्रीनगर के बेस हॉस्पिटल में। तब मुझे पता चला कि मैं नियरली 2 दिन तक लगातार मूर्छित रहा। मेरे 2 ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुके थे और मैं एक बहुत ही विषम परिस्थिति से, शायद जिंदगी से लड़के एक मौत को जीत के, वहां पे मैंने फिर दोबारा आंखें खोली। रात भर सो नहीं पाता था। एक तो जो बैटल की इंजरीज थी, उन ऑपरेशन का दर्द, बट उस दर्द को तो मैं सहन कर सकता हूं। बट सबसे ज्यादा जैसे ही मैं सोने की कोशिश करता था, मेरे वो साथी जो मेरे लिए एक फैमिली की तरह थे, उनको मेरी आंखों में, मेरे सपनों में हमेशा वो आते थे जिनको मैंने अपनी आंखों के सामने खोया। बट फिर भी मैं उस समय रुक नहीं सकता था, लक्ष्य के लिए आगे बढ़ना था। लेकिन उन लोगों ने, चाहे वो कैप्टन विक्रम बत्रा हो, कैप्टन विजयन थापर हो, मेजर आचार्य हो, मेजर विवेक गुप्ता हो, लगता था कि मेरी एक जिंदगी का एक पार्ट उनके साथ चला गया है। और वो यादें रात रात भर आके मुझे परेशान करती थी। मेरे जवानों की भी बहुत बुरी हालत थी और वो इस संघर्ष पीड़ा के साथ गुजर रहे थे। लेकिन इन सब के बावजूद भी राष्ट्र हित हमेशा सर्वप्रथम आता है। और आज जब हम 25 साल बाद वापस इसको देखते हैं, तो अगले जनरेशन को, हमारे लोगों को इसके बारे में शायद पता भी नहीं है, अगली पीढ़ी को। उनमें ये वैल्यूज और ये देशभक्ति की भावना बहुत जरूरी है।